आदाब नाजरीन, यूपी की इंतखाबी जंग में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें डोर टू डोर तशहीरी मुहिम के लिए सिर्फ 20 लोगों को इजाजत दी है। इससे पहले सिर्फ 10 लोगों को डोर टू डोर कैंपेन में शामिल होने की इजाजत थी। पार्टियों की इंडोर मीटिंग में 500 अफराद को शामिल होने की इजाजत है। इससे पहले सिर्फ 300 लोगों को इंडोर मीटिंग में शामिल होने की इजाजत थी, जबकि किसी सियासी पार्टी के जलसे में सिर्फ 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कोरोना के तमाम ज़ाब्तों पर अमल करना भी लाजमी होगा। यूपी असेंबली इंतखाबात में 5वें मरहले के लिए पर्चे नामजदगी आज से शुरू हो गई है। 11 फरवरी नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 27 फरवरी को 11 अजला की 60 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें प्रयागराज मंडल की 22 सीटें भी शामिल हैं। प्रतापगढ़ में 7, कौशाम्बी में 3 असेंबली सीटें शामिल हैं। पर्चे नामजदगी के लिए सुबह 11 बजे से 3 बजे के दरमियान का वक्त मुख्तस किया गया है। उम्मीदवार नॉमिनेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को नामजदगी के लिए किसी भी तरह के जुलूस पर पाबंदी आयद की गई है और कोरोना के सभी ज़ाब्तों पर अमल करना होगा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है, जिसमें 4 उम्मीदवार हैं। पीलीभीत से शकील अहमद नूरी साहब, साहबाबाद से अजीम उशान, कल्याणपुर से नेहा तिवारी, दिंदौरी से अधिशक्ति चौधरी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में 7 मरहलों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए गुज़श्ता रोज 61 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की थी, जिसमें 24 खवातीन भी शामिल हैं। कांग्रेस ने यूपी में 127 खवातीन को टिकट दिया है। 125 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में 50 खवातीन, 41 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त में 16 खवातीन और 89 उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त में 37 खवातीन को टिकट दिया है। पहली फहरिस्त के इजरा के दौरान कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा था कि पार्टी खवातीन उम्मीदवारों को 40% टिकट देने के अपने वादे को पूरा कर रही है। मगरिबी यूपी में समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद के बाद कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को वॉक ओवर दे दिया है। कांग्रेस ने अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से अपना कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं भेजा है और न ही शिवपाल यादव के खिलाफ किसी भी उम्मीदवार को टिकट दिया। वाज़ेह के उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में चौथे मरहले की पर्चे नामजदगी का आज आखिरी दिन था। हम लोगों ने माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में पूरे जनपद में संगठन सृजन अभियान को लेकर के मैंने सभी ग्राम पंचायत स्तर तक न्याय पंचायत कमेटियां, ब्लॉक की कमेटियां तथा ग्राम पंचायत स्तर पर हमने अध्यक्ष की नियुक्ति की और बूथ स्तर तक हम लोगों ने काम किया। हमारे यहाँ आवेदन हुए थे, 6 लोगों ने आवेदन किया था और 6 लोगों ने तैयारी भी की थी। कहीं ना कहीं हाई कमान का जो क्या रहा है, वो जो हमें कैंडिडेट नहीं दिया जसवंत नगर से। निश्चित रूप से हम लड़ने के लिए, चुनावी लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारे जाबाज कार्यकर्ता जो हैं जसवंत नगर के, वो चुनाव में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे, चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे। किन्हीं कारणों से हाई कमान का क्या निर्णय रहा है, अभी तक हम भी ये सोच रहे थे कि 10 बजे तक, आज 10 बजे तक हमारे जसवंत नगर का कोई ना कोई कैंडिडेट होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर जसवंत नगर में कैंडिडेट नहीं आया, जिससे निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से हमारे जो जसवंत नगर के कार्यकर्ता हैं, जसवंत नगर विधानसभा में जितने भी ब्लॉक पड़ते हैं उनके कार्यकर्ता हैं, जो हमारे हैं न्याय पंचायत के कार्यकर्ता हैं, हमारे ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं, सब में मायूसी
का माहौल है। निश्चित रूप से स्वाभाविक है ये मायूसी होना, और जो हाईकमान ने अब फैसला लिया है मैं उस फैसले को सभी कार्यकर्ता उस फैसले को मानेंगे और हाईकमान के निर्देश पर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और फहरिस्त जारी की है। इसमें डॉक्टर मुन्ना अलवी को उन्नाव के बांगर मऊ से टिकट दिया गया है। लखनऊ के बख्शी तालाब से गोमती यादव, लखनऊ वेस्ट से अरमान को टिकट दिया गया है। पूजा शुक्ला को लखनऊ नॉर्थ से टिकट दिया गया है। पार्टी के तर्जमान अनुराग भदौरिया को लखनऊ ईस्ट से मैदान में उतारा गया, जबकि रविदास मल्होत्रा लखनऊ कैंट से और राजीव गांधी को टिकट दिया गया है। असोली से ताहिर खान और ब्यूरो से वशंबर यादव को टिकट मिला है। बीजेपी से हाल ही में अलहदा हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लाल टोपी बीजेपी की विदाई के लिए अलार्म है, क्योंकि अवाम को पता है कि ये सरकार बदनुमान सरकार है। योगी जी सिर्फ डिक्टेटरशिप में माहिर हैं। उन्होंने किसानों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। लाल टोपी वालों के बढ़ते जनाधार से बहुत परेशान हैं, व्याकुल हैं। भारतीय जनता बैकफुट पे आ गई है। साथ ही साथ लाल टोपी भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के लिए केवल खतरे की घंटी ही नहीं है, ये भाजपा की विदाई का अलार्म भी है। उत्तर प्रदेश को ही एक उदाहरण के लिए देखिए, योगी सरकार में आज तक कोई भी नौकरी का परीक्षा है पारदर्शिता के साथ नहीं हो पाई। किसी भी नौकरी की परीक्षा पारदर्शिता के साथ नहीं हुई। पेपर लीक आउट हुए, बंगलिंग हो गई, आरक्षित पदों पर सामान्य के वर्ग को लोगों को तैनाती पत्र दे दिया गया। जब जब न्याय की बात किया नौजवानों ने, उन पर पुलिस की लाठियां भाजी गई। तानाशाही रवैया अपना करके आज नौजवानों की जबान बात दबाई जा रही है, किसानों का सम्मान मारा जा रहा है, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण मारा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये तानाशाही रवैया अपना करके सब कुछ कारपोरेट घरानों के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है, और गरीब गांव, गरीब मजदूर, किसान, नौजवान ये सब ठगे महसूस हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला दिनेश शर्मा ने कहा कि सभी पार्टियां मायूस हैं, उन्हें अपनी शिकस्त सामने दिखाई दे रही है। यही वजह है कि वो उल्टे सीधे बयान देने में जुटे हैं। विपक्ष हताश है, निराश है। संभावित चुनावी पराजय के से वो एक तरीके से बुरी तरीके से उत्पीड़ित महसूस कर रहा है अपने को। और विपक्ष चेतना शून्य तो मैं नहीं कहूँगा, विजन के बगैर परिकल्पनाओं के केवल निहित स्वार्थों पर जो प्रगति की संभावना है उनको खोजा करता है। ये 25 साल के विजन के आधार पर हम काम कर रहे हैं, और वो शायद अपने परिवार तक ही सीमित रहते हैं विपक्ष के तमाम लोग, तो उनको परिवार से आगे प्रदेश और देश की चिंता नहीं होती। इसमें देश की भी चिंता है और प्रदेश की भी चिंता है। बहुत से लोग घर से निकले हैं, गनीमत है कि चुनाव के लिए निकलना प्रारंभ हुआ है, और निश्चित रूप में सबको खबरें हैं कि अब दर दर जाने की आवश्यकता इन सबको पड़ी है। हम लोग तो घर घर संपर्क प्रारंभ से ही पूरे 5 साल किए हैं। 5 साल घर घर किट पहुंचाना, मेडिकल किट्स के साथ साथ सुविधाओं को पहुंचाना, राशन पहुंचाना, 19 महीने से लेकर करोड़ों लोगों को मुफ्त में गेहूं और चावल को देना, तमाम चीज़ें हम पहले से करते आ रहे हैं। अब ये सब घरों से निकले हैं। अच्छा है, जनता इनसे पूछेगी कि आप 4.25 साल तक कहाँ रहे, अपने कोरोना से संक्रमित जो जिले थे जहाँ से बहुत सारे नेता चुनाव लड़े थे वहाँ भी क्यों नहीं गए, जनता पूछेगी ना। यूपी में पहले मरहले की पोलिंग के पेश नज़र तशहीर और कैंपेनिंग के लिए सियासी जमातों के दौरे जारी हैं। खासतौर पर बीजेपी ने मगरबी यूपी की 58 सीटों पर अपनी कामयाबी को दोहराने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। इसी सिलसिले में आज मुसलसल दूसरे हफ्ते सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ का दौरा किया और कठोर असेंबली हलके में जलसे को खिताब करते हुए मुजफ्फरनगर फसादात, माफिया
और सोतीगंज का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी और आरएलडी इत्तेहाद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। याद करिए 2013 में 2014 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे, मेरठ में उपद्रव हुआ था, तब ये दंगा कराने वाले और तमाशा देखने वाले दोनों लड़कों की जोड़ी गायब थी, तब गायब थी। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ? लेकिन दंगाइयों के ऊपर बुलडोजर चलते हुए देखा होगा ना। इत्र वाले मित्र के घर में जेसीबी चलती हुई देखी होगी ना। इसीलिए चल रही है क्योंकि गरीबों का राशन खा गए थे लोग, विकास का पैसा, और इसीलिए इनको बुरा लगता है, विकास इनको बुरा लगता है, गरीब की मदद बुरी लगती है। सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा के लिए जो खतरा बने हुए थे, जब पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो इनको बुरा लगता है। इनकी संवेदना गरीब के प्रति नहीं है, दलित और वंचित के प्रति नहीं है, इनकी संवेदना माफिया के प्रति है, दंगाइयों के प्रति है, अराजक तत्वों के प्रति है, और सोफीगंज के माफियाओं के प्रति भी है। गरीब का उत्थान, किसानों के उन्नयन के लिए कार्य, बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, नौजवान के रोजगार की व्यवस्था, लेकिन साथ साथ माफिया और दंगाई प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर कहीं आंख दिखाने का कार्य करेगा और अवैध तरीके से उसने संपत्ति अर्जित की है, तो सरकार का बुलडोजर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, वह भी अपना काम करता हुआ दिखाई देगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच आया हूं कहने के लिए। एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी मजलिसी उम्मीदवार के हक में कन्वर्जिंग करने मेरठ पहुंचे। मेरठ की सवाल खास सीट से मजलिसी उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर अवैसी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गर्मी निकालने की बात करने वालों की खुद गर्मी निकल गई है। बीजेपी को तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेना पड़ा, यह उनकी गर्मी निकलने का सबसे बड़ा सबूत है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि उस वक्त बीजेपी की गर्मी कहां थी जब कोरोना की वजह से गंगा में लाशें तैर रही थी। आखिर यूपी में नौजवानों के अंदर बेरोजगारी और गुर्बत क्यों है? बीजेपी की गर्मी निकल गई जब 3 किसान कानून को वापस लेना पड़ा। बीजेपी की पूरी हवा निकल गई जब कोविड में लाशें पानी पर तैर रही थी। आज ग्रेजुएट, टेक्निकल एजुकेशन का होल्डर और डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर सब 50 से ज़्यादा बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बहुत बड़ा मसला है। किसान रातों में सो नहीं पाता और युवा को उन्होंने उस बेरोजगारी और गुर्बत उसका मुकद्दर बनाकर रख दिया। तो हर महाज पर बीजेपी की, योगी और मोदी की सरकार नाकाम साबित हुई, इसीलिए बोखलाहट में आकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। सिविल खास के आरा इस मुकाम का मैं शुक्रगुजार हूँ, मगर सिविल खास में तहसील नहीं है। सिविल खास में स्कूल और डिग्री कॉलेज नहीं है। सिविल खास में किसानों को तरकारी बेचने की मंडी नहीं है। अगर यहाँ की जनता हमको कामयाब करेगी तो मैं उनसे वादा कर रहा हूँ कि हमारा विधायक इन तकालीफ को दूर करेगा और उसको हल करेगा। हम तो एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है, तो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे मोर्चा के प्रत्याशी कामयाब हो और बाबू सिंह कुशवाहा साहब इसके पहले 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री हो और डिप्टी सीएम एक मुसलमान और 2 अति पिछड़ा समाज के लोग होंगे। हम पिछड़ा समाज को, कमजोर समाज को, मुसलमानों को अपील कर रहे हैं, अपना घर सुधारो, दूसरे के घर की फिक्र मत करो, अपना घर सुधारो। आपको चॉइस करना है नागनाथ, सांपनाथ और एक मदारी में। इनका साथ मत दीजिए, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़िए, अपनी लीडरशिप को बनाइए, वो जनता तय करेगी।
की लिस्ट जारी हो रही है, वहीं पर कांग्रेस ने अपनी तशहीरी मुहिम के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी जारी कर दी है। 14 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने जारी की लिस्ट। कांग्रेस की इस मुहिम के लिए 30 रहनुमाओं का नाम फहरिस्त में शामिल है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट के नाम शामिल है स्टार कैंपेनर की लिस्ट में, जो कि उत्तर प्रदेश में कैंपेनिंग करेंगे कांग्रेस के लिए। इस फहरिस्त में जो बड़े नाम हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट के नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने तशहीरी मुहिम के लिए स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है। तो बड़े नाम फिलहाल सामने आए हैं, जिसमें 30 नाम हैं, जिसमें बड़े नाम राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद और सचिन पायलट का नाम शामिल है। तो कांग्रेस ने अपनी तशहीरी मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश में स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त जारी की है, जो 14 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के लिए कैंपेन करेंगे। तो कुल मिलाकर पहली लिस्ट में जिस तरह से स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी हुई है, 30 स्टार कैंपेनर्स है जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। एक बार फिर बता दें कि उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की मुहिम चलाने के लिए स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 30 नाम शामिल हैं और जिसमें अहम नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, सचिन पायलट। इसके अलावा और भी बड़े नाम इसमें शामिल हैं। 14 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के लिए कांग्रेस की मुहिम चलाएंगे ये स्टार कैंपेनर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। दोबारा आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। यूपी में पहले मरहले की पोलिंग के लिए जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं, अपने अपने असेंबली हलकों में घर घर जाकर कैनवेसिंग के लिए उम्मीदवारों की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। पहले मरहले की पोलिंग में मेरठ की 7 असेंबली सीटों के लिए भी 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। ऐसे में सभी सियासी जमातों के उम्मीदवारों ने वोटरों को मुतवज्जे करने और हिमायत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खासतौर पर दलित अक्सरियती आबादी वाली रिजर्व सीट हस्तिनापुर, जहां सियासी जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ हैं। मेरठ में बड़ी सियासी जमातों के लीडरान और कारकुनान जहां घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के हक में वोट मांगने का काम कर रहे हैं, वहीं छोटी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार भी वोटरों की हिमायत हासिल करने के लिए अपनी कोशिशों में कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। दलित, ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक के दम पर उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में पहली मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने अकेले मैदान में उतरी चंद्रशेखर रावण की आजाद समाज पार्टी ने भी मेरठ की सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। खास तौर पर दलित अक्सरियती आबादी वाली रिजर्व सीट हस्तिनापुर असेंबली हलके में सियासी जमातों के उम्मीदवार एक दूसरे को शिकस्त देने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हस्तिनापुर जो जीतेगा वो गद्दी में आएगा, लेकिन हस्तिनापुर ये जीत नहीं रहा। हस्तिनापुर आजाद समाज पार्टी बहुत ही मजबूत वोटर जीत रही है। यहाँ पे जो है, यहाँ के जो दलित समाज के लोग हैं, यहाँ पे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, यहाँ पे जो ओबीसी वर्ग है, यहाँ पे जो किसान है, ये सारा क्षेत्र जो हमारा किसानों का क्षेत्र है, ये लगातार हमारे संपर्क में है। हमने लगातार यहाँ से जीत दर्ज की है। अब क्या है, इन्होंने 5 साल कुछ करा नहीं, लगातार एसी कमरों में बैठ के ट्वीट करते रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। और कहा भाजपा तो सत्ता में रही, भाजपा ने क्या जुल्म जाती करी है तो सभी जानते हैं। खासकर दलितों के लिए और मुसलमानों के लिए भाजपा ने बहुत ज़्यादा अत्याचार उन पर करा, बहुत सारे जुल्म करे, युवाओं को रोजगार से वंचित रखा, किसानों के खिलाफ बहुत सारे कानून पास करे। वहीं हस्तिनापुर से मौजूदा बीजेपी एमएलए और उम्मीदवार दिनेश खटक बरादरी के दलित वोट बैंक के साथ मोदी और योगी के नाम पर सभी जात बरादरी का वोट हासिल करने का दावा कर रहे हैं, जबकि हस्तिनापुर से ही साबिक एमएलए और इस मर्तबा के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार योगेश वर्मा समाजवादी हुकूमत में कराए गए तरक्याती कामों के साथ दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट बैंक के दम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
जातियां सब मोदी और योगी के सामने सब जातियां खत्म हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिगत आधार पर पार्टी नहीं है। ये एक बिरादरी से पार्टी चलने वाली नहीं है। ये सर्व समाज से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति और किसी धर्म का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी को सर्व समाज वोट देता है और सर्व समाज की वोटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और पुनः 2022 में सरकार बनेगी। पहले सड़कों में गड्ढे नहीं थे, गड्ढों में सड़कें थी, इस तरीके से बुरा हाल था। इसलिए यहाँ जो हमारे क्षेत्र में पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है यहाँ से विधायक बनाने का। और समाजवादी पार्टी, ये जो एक एक वोट डलेगा ना, एक एक वोट मुख्यमंत्री जी को, हमारे जो अखिलेश जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट डलेगा। मेरठ की हस्तिनापुर सीट की एक दिलचस्प तारीख ये भी है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार यहाँ से फतेह हासिल करता है उसी पार्टी की सूबे में सरकार भी बनती है। लेकिन इन टोटकों से अलग ये भी देखा गया है कि इलेक्शन जात बरादरी के वोट पर ही लड़ा गया। इस सीट पर तकरीबन 3.25 लाख वोटर में मुस्लिम और गुज्जर के 90,000 वोट के अलावा 60,000 दलित वोट हार और जीत का रुख तय करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। और कानपुर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आर्यानगर के उम्मीदवार दिलदार गाजी ने आर्यानगर से वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार के तौर पर आज पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इसके साथ ही दलित वोटर्स भी अब एमआईएम के समत में हैं। दलित वोटरों की हिमायत भी एमआईएम को मिल रही है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने दिलदार गाजी से खुसूसी बातचीत की। विधानसभा सीटों पर 3 में एमआईएम ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। आर्यनगर विधानसभा की बात की जाए, यहाँ पर 42% मुस्लिम वोटर है। यहाँ पर दिलदार गाजी जी को जो है प्रत्याशी बनाया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं, आज उन्होंने नामांकन कराया है। किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है, किस तरह से आप चुनाव में हैं? हमें आर्यनगर से बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, खासकर 1,19,000 मुस्लिम वोटर है जो हमारे साथ है। बैकवर्ड वोट मेरे साथ है। एससी समाज जो हमारी भागीदारी मोर्चा है उसका हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और हम अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और जीतेंगे चुनाव। और एक ही फैक्टर काम करता है कि जिस तरह से यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों की बात की जाए तो केवल आप ही मुस्लिम प्रत्याशी, इसका कुछ फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? जी, हमको इसका पूरा फायदा मिल रहा है क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिमों का रुझान हमारी ओर है। 1,19,000 मुस्लिम होने के कारण इसलिए मुसलमान हमको ज़्यादा वोट कर रहा है। एक चीज़ और कि यहाँ पर ओवैसी साहब के आने की कोई यहाँ पर कुछ प्लान बन रहा है क्या कुछ? जी, ओवैसी साहब इसी महीने में आखिरी तक के आ रहे हैं कानपुर, तो आर्यनगर सीट पे। किस तरह से रोड पे क्या रोड शो होगा उनका, डोर टू डोर वो कैंपेन करेंगे। तो जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर दिलदार गाजी साहब हैं, इनका कहना साफ तौर से है कि भागीदार मोर्चा और एमआईएम को यहाँ पर लगातार आर्यनगर विधानसभा सीट पर समर्थन दिखाई दे रहा है उनको, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम जो वोट प्रतिशत है वो 42% है और केवल एकमात्र दिलदार गाजी यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी हैं। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में उम्मीदवारों के जरिए अवामी राब्ता अब अपने आखिरी मरहले में पहुंचने को है। ऐसे में अब उम्मीदवार आवाम से हिमायत मांगने के लिए उनके दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। अलीगढ़ शहर असेंबली हल्के से बहुजन समाज पार्टी से उम्मीदवार रजिया खान ने आज कदीम शहर की गलियों में अवामी राब्ता किया और कहा कि वो गुज़श्ता 25 सालों से आवाम के दरमियान बतौर सामाजिक कारकुन मौजूद हैं। आज उन्हें बीएसपी ने अपना उम्मीदवार बनाकर अलीगढ़ की आवाम की फलाह बहबूदी के लिए दरमियान भेजा है और मुझे हर तबके से पूरा ताउन मिल रहा है। विधानसभा 76 से कैंडिडेट हूँ। मैं जनता के बीच में काफ़ी हमेशा ही जनता के बीच में रही हूँ। मैं अब एज अ कैंडिडेट में जनता के बीच में जा रही हूँ। मुझे बहुत दुआएं, वोटों का सपोर्ट और कोऑपरेशन मिल रहा है। हर बिरादर, हर धर्म, हर मज़हब के लोग मेरे साथ हैं, तो इंशाल्लाह हम ये सीट जीतेंगे। क्या मतलब ऐसी सब हैं वादे जो आप जनता से कर रही हैं, क्या वादे? देखिए, मैं बेवजह के वादे कभी नहीं करती हूँ। मेरी विधानसभा से जो भी मेरी एमएलए कोटे के जितने भी काम होंगे, मेरी पब्लिक के, मेरे आवाम के, मेरी जनता के, हर मज़हब, हर धर्म, हर तरह के लोगों के, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, मैं सबकी समस्याओं का समाधान और हल करूंगी। बहन जी काफी दिन से सत्ता से दूर हैं, तो किस तरह? नहीं, बहन जी कभी दूर नहीं है सत्ता से। हमारी पार्टी के कुछ प्रोटोकॉल हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले में आज समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए।
फतेहपुर में चौथे मरहले के तहत 23 फरवरी को वोटिंग होगी। नामजदगी के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा एमपी विशंबर निषाद ने महंगाई, बेरोजगारी, मुलाजिमीन की पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षा मित्रों की बहाली, मसावी काम, मसावी तनख्वाह वगैरह जैसे कई मसाइल को उजागर करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जो इन्होंने कहा था 2014 में जो कहा था कि 15 लाख देंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, कहाँ बुलेट ट्रेन चली? स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहाँ एक स्मार्ट सिटी बना? महंगाई को ख़त्म करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। लोग कहते हैं कि हमारे पुराने दिन ला दो, अच्छे दिन कहाँ है किसी के? ये तमाम मुद्दे हैं। और माननीय अखिलेश यादव ने कह दिया है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे और जो कर्मचारियों को जो है पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैंसिल किया गया। तो हमारे कर्मचारी भी साथ में हैं, हमारे शिक्षा मित्र हैं, उनको बहाल करेंगे। समान काम समान वेतन का फार्मूला लागू करेंगे और नौजवानों को जो है रोजगार देने का काम करेंगे। बजट से आप संतुष्ट नहीं है? बजट तो ये चुनावी बजट है, चुनावी बजट इसमें कुछ होने वाला नहीं जी। हमारा प्रमुख मुद्दा है किसानों का। किस प्रकार से इस सरकार ने 5 साल में किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात की और आमदनी नहीं बढ़ाई। जानवर ताके आदमी परेशान हो गया। यूरिया खाद से बहुनी कर रहा है। लाइन लगाए लोग परेशान हैं। दिल्ली, बम्बई, गुजरात से कोरोना के नाम पर हज़ारों लोग पैदल चल के आए, मर गए। उसके बाद सरकार ने बसें नहीं लगाई। आज मोदी की रैली में तमाम जगह बसें लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पूरी पीढ़ी एक अशिक्षित हुई जा रही है, उस मुद्दे पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि पीढ़ी शिक्षित हो, हम लोग चाहते हैं कि सही इलाज हो, हम लोग चाहते हैं कि जो समाजवादी पेंशन लोगों को मिलती थी 1500 रुपये महीना, वो मिले। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए इंतजामिया की जानिब से बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजनौर के डीएम और एसपी समेत सीडीओ ने कहा कि बिजनौर के 8 असेंबली हलकों में वोट फीसद को बढ़ाने और लोगों के अंदर बेदारी लाने की नीयत से इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है और इससे जहत में एक मुहिम भी शुरू की गई है। वाज़ेह के बिजनौर में 14 फरवरी को वोटिंग का अमल होगा। आप सभी लोगों को पता है कि आयोग ने इस बार कुछ कैटेगरी में पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रोवाइड की है, जिसमें हमारे दिव्यांग और 80 प्लस के मतदाता भी हैं। उनको मतदाता तो बहुत बड़ी संख्या में थे, उन सभी को हमने फार्म 12D उपलब्ध कराया था। वो फार्म 12D जिनके हमको नोटिफिकेशन यानी 21 तारीख के 5 दिन के अंदर प्राप्त हुए, वो उस कैटेगरी में पात्र माने जाते हैं। ऐसे हमारे कुल 2871 लोगों ने वो सुविधा ऑप्ट की है और पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए ऑप्शन को स्वीकार किया है। उनके लिए 3 दिन का प्लान बना है मतदान का। 3 तारीख और 4 तारीख को टीमें जाएंगी उनके घरों पे। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।